चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एंट्रल ट्यूब फीडिंग। एंट्रल ट्यूब फीडिंग का मतलब आपको पता ही होगा, जिससे हमारे जो फीड के रूट्स हैं वो दो हैं, एंट्रल और पेरेंट्रल। ठीक है, तो एंट्रल में क्या आ जाता है, जो एंजी ट्यूब से दी जाएगी नेज़ोगैस्ट्रिक से, और पेरेंट्रल क्या है, जब हम आईवी फीड देते हैं जैसे कि टीपीएन में। ठीक है, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में। अच्छा, नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन क्या है? जब हम ट्यूब कहीं भी पास करते हैं तो फिर हम उसे बोलते हैं इंट्यूबेशन। तो नेज़ोगैस्ट्रिक का मतलब है कि एनजी ट्यूब। ठीक है, ये आप ट्यूब देख सकते हो, ये भी एक ट्यूब की टाइप है। ये जो ब्लू वाली साइड है इसे पिक्टेल बोला जाता है। ठीक है, और ये तमाम एनजी ट्यूब है, और ये प्री मार्क्ड है, इसके ऊपर निशान लगे हुए हैं। ठीक है, एनजी ट्यूब इंडिकेशंस क्या हैं, कब कब एनजी ट्यूब पास करनी है और किन पेशेंट्स की करनी है? जिनका स्टमक हमने एस्पिरेट करना हो, स्टमक कंटेंट को एस्पिरेट करना हो, डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक हो, असेसमेंट ऑफ जीआई ब्लीडिंग हो, या हमने डिटरमिन करना हो गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट्स को। ठीक है, अब स्टमक एस्पिरेट हम कब करते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग, स्टमक एस्पिरेट हम कब करते हैं? आपने देखा होगा इमरजेंसी आईसीयू में हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनका हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। वो हम क्यों करते हैं? जल्दी से मुझे चैट में रिप्लाई करो। सादिया, सिद्रा, हबीबा, सहर, जूलियस, हम किन पेशेंट्स का स्टमक एस्पिरेट करते हैं? गट परफोरेशन में, ओके, परफोरेशन के केस में, ओके, और और कब करते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, इतना वेट नहीं करना। स्टमक एस्पिरेट कब करते हैं? एक बड़ा फेमस सा केस है जिसमें करते हैं, एनी हार्म, हाँ, हार्म सब्सटेंसेस इनटेक। ठीक है, हार्म नहीं, हार्मफुल होता है, हार्म टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनहेल करने से, इनटेक करने से। ठीक है, तब हम करते हैं। पर वालों के, किन के? ओपोजिंग वालों का, या पॉइजन कहना चाह रही है असमा खान? इन केस ऑफ एनी पॉइजन। ठीक है, ठीक है, सही पॉइंट पे आप पहुंचे हो। अगर किसी पेशेंट ने कुछ ऐसा जो है वो कुछ पी लिया है या खा लिया है, जैसे कि सुसाइडल टेंडेंसी वाले पेशेंट होते हैं, कि जब पेशेंट जो है वो कुछ इस तरह से चीज़ खा लेता है कि वो उसका स्टमक जो है वो हमें वॉश करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग बड़ा वो होता है, गंदम की गोलियां खा ली हैं, फिनाइल की गोलियां खा ली हैं, तेज़ाब पी लिया है, और जी फिनाइल पी ली है, इस तरह के जो हैंकी पैंकिंग करके आते हैं, उन लोगों का फिर हम स्टमक एस्पिरेट करते हैं। फिर हमने अगर डायग्नोज करना हो या थेराप्यूटिक हो तब भी हम करते हैं। अगर स्टमक ब्लीड करा बहुत ज़्यादा तो ये थेराप्यूटिक भी हो सकता है, प्लस ये डायग्नोस्टिक भी हो सकता है। एस्पिरेट असेसमेंट ऑफ जीआई ब्लीड, सिद्रा, जब कोई पॉइजनस फूड ले लें तब। अच्छा, जब फीड देनी हो तो चेक करने के लिए कि पहली वाली फीड डाइजेस्ट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक में आ गया, और उसमें भी ठीक है, एस्पायरेट वाले में भी आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर पेशेंट की ऑलरेडी एस्पिरेशन आ रही हो तब भी। ठीक है, अगर उसकी ऑलरेडी, हम देखते हैं ना कितनी एस्पिरेशन आ रही है। हम अगर पेशेंट को जब डिस्टेंशन वाला हो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वाला, तो हम क्या करते हैं कि एनजी पास कर देते हैं, और फिर उसका जो है वो एस्पिरेशन हम काउंट करते रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, ग्रीनिश सा फ्लूइड आता रहता है, उसमें बाइल मिक्स होती है, गैस्ट्रिक लेवाज भी इसे कहते हैं। हाँ ठीक है सिद्रा, तो हम क्या करते हैं कि हम फिर वो साथ यूरिन बैग या ड्रेनेज बैग अटैच कर देते हैं, और उसमें सारी एस्पिरेशन ड्रेन होती रहती है। और जैसे हबीबा ने कहा कि पहले हम एस्पिरेट देखते हैं पहली फीड के बाद कितना आया। अगर हमने 100 फीड दी और 50 तक एस्पिरेट आ गया, इट्स मीन कि उसने डाइजेस्ट नहीं किया, या 100 वापस एस्पिरेट आ गया, तो उसका मतलब है उसने डाइजेस्ट नहीं किया, फिर हम नेक्स्ट फीड नहीं देते।
डायग्नोस्टिक के लिए और थेराप्यूटिक के लिए भी करते हैं। फिर इसके अलावा असेसमेंट ऑफ जीआई ब्लीड के लिए कि हम एनजी पास करके देख लेते हैं कि एनजी के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा, यानी कि स्टमक कंटेंट के अंदर ब्लड तो मिक्स नहीं है। अगला क्या है, डिटरमिन करना हो गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट्स को, तब भी हम एनजी ट्यूब पास करते हैं। ठीक है, इंडिकेशंस क्या होंगी? चीटिंग नहीं करनी मुझे, आप लोग बताओ मजीद इंडिकेशंस क्या हैं? बताओ। इसके अलावा इंडिकेशंस क्या हैं? मजीद हैं, अगर हमने पैरालिटिक इलियस को ट्रीट करना हो तो, इंटेस्टाइनल कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो, रिकरेंट वॉमिटिंग हो, जैसे कि बार वॉमिटिंग हो रही है लाइक ट्रोमा में, या ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, ओवरडोज ऑफ एनी सब्सटेंस हो तब भी। ठीक है, तब भी हमारी इंडिकेशन है कि हमने एनजी पास करनी ही करनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? अब एक तो चीज़ आ गई कि जब हमने करनी है एनजी पास, अब ये बताएं कि क्यों नहीं, किन सिचुएशंस में हमने नहीं करनी है एनजी पास। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ जो जो चीज़ें माइंड में आती है। ठीक है, डिस्टेंशन होगी आगे, और जल्दी जल्दी बताओ। इफ्रा ने क्यों नहीं अभी तक ऑनलाइन हुआ? इफ्रा किधर है? लुबाना किधर है? रोनल्ड नहीं है आज। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, इतना डिले नहीं करना। ऑनलाइन हूँ मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा चलो, एनजी ट्यूब की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? सबसे पहले एसोफेजियल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तब हमने नहीं करनी। स्ट्रक्चर क्या है? मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि था कि कोई भी ओपनिंग जब अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा टाइट हो जाती है तो हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चर होना। तो एसोफेगस क्या है? फूड पाइप है, अगर उसकी ओपनिंग जो है वो टाइट है तो हमने नहीं करना। ठीक है, हमने फिर एनजी पास नहीं करनी। दूसरा, पेशेंट ने कुछ अल्कलाइन इंजेस्ट किया हुआ है और पॉजिटिव इंजेक्शन आई हुई है तो भी ठीक है, तो भी हमने एनजी पास नहीं करनी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? एसोफेजियल बर्न होगा, पेशेंट का एसोफेगस जो है वो बर्न हुआ हुआ है किसी भी ऐसी चीज़ से जिसने उसको बर्न कर दिया। ठीक है, और कोमाटोज पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट कोमा में हो तब भी हमने एनजी पास नहीं करनी। अगर पेशेंट कोमा में है तो हमने एनजी क्यों नहीं पास करनी? क्या क्या आपको इसकी एक सिग्निफिकेंट रीज़न लगती है? मुझे बताओ, बताओ। ऐसा नहीं है कि कोमा वाले पेशेंट को एनजी पास नहीं करते, करते हैं, बल्कि हम कोमा वालों को ही करते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो हम फर्दर गाइड्स में करते हैं, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। लेकिन मना करने की वजह क्या है? एक सॉलिड रीज़न बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। नहीं, पेशेंट को ट्रॉमा हुआ हो किससे? विद सर्वाइकल और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, यानी कि नेक की या इंट्राक्रेनियल है, ब्रेन से हुई है, ब्लीड कर रहा है, इंक्रीज। अनकोऑपरेटिव पेशेंट होगा, वीडियो स्टक, वीडियो कहाँ स्टक होगी इसी तरह? मैं ही नहीं हिल रही, वीडियो सही है, मैं ही साइलेंट बैठी, अब देखो मैं हिल रही हूँ। अच्छा, ट्रॉमा पेशेंट्स हों विद सर्वाइकल और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, या इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब जिनका आईसीपी बड़ा होता है, इंट्राक्रेनियल क्रेनियल प्रेशर जो बड़ा होता है तो पेशेंट बहुत एजिटेट होता है, इरिटेट होता है, तब भी हम एनजी पास नहीं कर सकते। इसके अलावा रिसेंट सर्जरी हुई हो फॉलोइंग टाइप्स की, जैसे कि ओरोफ्रेंजियल यानी कि माउथ की और फेरेंक्स की कंबाइन कोई सर्जरी हुई है, या नेजल हुई है, या गैस्ट्रिक है, तो इन तीनों का आपस में लिंक है। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी सर्जरी हुई है तो हम एनजी पास नहीं करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नोज़ की क्यों है? क्योंकि नोज़ में से गुजर के फेरेंक्स में जाना है, फेरेंक्स से गुजर के स्टमक में जाना है, तो इस तरह नेज़ल, ओरोफ्रेंजियल या गैस्ट्रिक कोई भी अगर पेशेंट सर्जरी हुई है तो हमने एनजी पास नहीं करनी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है,
और सर्वाइकल और इंट्राक्रेनियल सर्वाइकल जो हमारी ये नेक वाली वर्टिब्रास है यहाँ की, या इंट्राक्रेनियल यानी कि ब्रेन से कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग हो रही है या फिर अगर कोई इंजरी हुई है, तब भी हमें एंजीपास नहीं करना, क्योंकि एंजीपास करने के लिए क्या होगा कि हमने नेक को ऐसे बेंड करना है या इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशंस में आप नेक को नहीं मूव कर पाओगे अगर सर्जरी, अगर कोई सर्वाइकल या इंट्राक्रेनियल ब्लीड कर रहा हो तो। समझ आ गई यहाँ तक? एंजी ट्यूब क्या है मैंने आपको बताया था। इसकी इंडिकेशन क्या है? एस्पिरेट करते हैं स्टमक को। एक दफ़ा हम रिवाइज कर रहे हैं। स्टमक को एस्पिरेट करने के लिए है, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक हम करते हैं, और इसके अलावा जीआई ब्लीड असेस करने के लिए और गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट को असेस करने के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडिकेशंस क्या क्या हैं? ट्रीट करना पैरालिटिक इलियस को, ट्रीट करना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को, तब भी हम करते हैं। रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है जैसे ट्रॉमा में या ओवरडोज में। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके बाद हमने देखे थे। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है कि कब कब हमने एनजी पास नहीं करनी, तो उनमें से एक है एसोफेजियल स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर है और आप ज़बरदस्ती एनजी पास करने की कोशिश कर रहे हो, ब्लाइंड प्रोसीजर है ना, तो उससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है फर्दर, या पेशेंट ने कुछ अल्कली में इंजेस्ट कर लिया है, या कॉजिटिक या फिर उसी टाइप का कुछ भी इंजेक्शन कर लिया, या एसोफेजियल बर्न है, पेशेंट ने एसिड पी लिया और उसकी वजह से उसका सारा थ्रोट बर्न हो गया, एसोफेगस स्टमक तक बर्न हो गया, तो एनजी पास नहीं होगी, वरना फर्दर इंजरी होगी। कोमा का पेशेंट है तब भी हमने कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसके बाद क्या है? पेशेंट विद सर्वाइकल इंट्राक्रेनियल हो, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो, रिसेंट कोई सर्जरी हुई हो, ये मैंने आपको भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। जब आप एनजी पास करने लगे हो तो इसके आपको स्पेसिफिक, इसके लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब क्या है इसके लिए? एनजी ट्यूब चाहिए आपको, ठीक है। अडल्ट साइज़ की, अगर अडल्ट पेशेंट है तो 16 टू 18 की होगी। इसके अलावा आपको लिडोकेन जेल चाहिए, ओरल एनाल्जेसिक स्प्रे चाहिए जैसे कि बेंजोकेन स्प्रे है या कुछ और। सिरिंज चाहिए आपको 10 ml की। ग्लास ऑफ वाटर चाहिए विद स्ट्रॉ, और वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट चाहिए कोई भी। और इसके अलावा टूमी सिरिंज चाहिए 60 ml की, और टेप चाहिए। टूमी सिरिंज कौन सी है? जो हमारे पास आती है जिसे हम कैथेटर सिरिंज कहते हैं या फोलिस सिरिंज कहते हैं, ठीक है। वो वाली होती है जो नेज़ल वाली होती है, और हम उसे जो है वो ब्लैडर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे सिरिंज भी कहते हैं, ठीक है। वो होती है फोलिस के साथ भी अच्छे से अटैच हो जाती है, फोलिस कैथेटर के साथ, और हम उसे एस्पिरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं या इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। वो हम एनजी के साथ, यूरिन बैग के साथ, या फीडिंग सिरिंज भी कहते हैं, तो वो 60 ml की आपको चाहिए होगी, और टेप चाहिए जैसे कि ये हमारे पास सारा पिक्चर में शो हो रहा है। सलाइन है, एनजी है, ये लुब्रिकेंट है, ये एनजी है, ठीक है। ये पानी जो दिया हुआ है, और ये बॉल है, और ये सिरिंज वो नहीं है, लेकिन हमें चाहिए 60 ml की सिरिंज। ये आप देख सकते हो। जब आपने एनजी पास करनी है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, पोजीशन किया पेशेंट को, ठीक है। हाई फॉलोअर में किया अगर अलर्ट है तो। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को आप उठा के बिठाने वाली फॉलोअर पोजीशन में कर सकते हो। तो साथ उसके लिए आपने क्या करना है? आपको एक ड्रैप शीट चाहिए। ड्रैप शीट क्या करनी है? आपने पेशेंट की चेस्ट पे चिन से नीचे डाल देनी है सारा यहाँ पे, ताकि जब पेशेंट को हम एनजी पास करें तो पेशेंट कफ करे या वॉमिट करता है तो उसके ड्रेस गंदा ना हो। एमेसिस बेसन चाहिए। एमेसिस बेसन जो है वो किडनी ट्रे को कहते हैं। एमेसिस निकला है वॉमिट से, और बेसन जो है वो किडनी ट्रे को बोलते हैं। बेसन को कोई भी चीज़ जो कलेक्ट करे। इसके अलावा वाटर और स्ट्रॉ चाहिए। वाटर और स्ट्रॉ क्यों चाहिए? हाँ जूलियस और सिद्रा, वाटर और स्ट्रॉ हमें क्यों चाहिए पेशेंट को एनजी पास करते हुए? कौन बताएगा? वीडियो स्टक? वीडियो कैसे स्टक है? वीडियो चल रही है। हाँ जी, कौन बताएगा? वाटर और स्ट्रॉ क्यों चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ। सिद्रा, जूलियस, नीलम, इफ्रा।
अब जब आप एनजी इंसर्ट करने लगे तो आपका आपका मेन प्रोसीजर का मेन चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो दोनों नेज़ल साइड्स हैं आपने उनको चेक करना है फॉर पेटेंसी, ठीक है, देखने के लिए कि स्टमक में सही है, फिक्स हुई है या नहीं। उसके लिए स्ट्रॉ क्यों चाहिए होगा, स्ट्रॉ और ग्लास क्यों चाहिए, फिक्स आपने उसके साथ करनी है, पानी के साथ। अच्छा, अगली लाइन है, जो हम एंटी इंसर्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों नोज की जो नेजल पैसेज है उसकी पोटेंसी पता होनी चाहिए, अगर फिक्स ना हो तो एयर बबल बनते हैं। अच्छा आगे, अच्छा सेलेक्ट करना है आपने अप्रोप्रिएट ट्यूब। आपने नोज़ को ओपन करके उसके साथ टॉर्च के साथ अंदर से थोड़ा सा विजुअली आपने असेस करना है कि कोई पॉलिप्स तो नहीं है, कोई मॉल या कुछ इस तरह से स्किन की एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नहीं है, कि जो हम उसको एंटी ट्यूब को जब इंसर्ट करे होंगे तो वो उस ओवर ग्रोथ या उस जो है वो प्रॉब्लम के साथ टच होकर ब्लीड ना करे या पेशेंट को पेन ना करवाए। तो आपने क्या करना है, नोज़ को भी चेक कर लिया, आगे आपने क्या करना है, सबसे पहले अप्रोप्रिएट ट्यूब का साइज़ भी लेना, ठीक है। अप्रोप्रिएट है या नहीं ये आप कैसे करोगे, आप डिटरमिन करोगे लेंथ ऑफ द इंसर्शन, ठीक है। लेंथ ऑफ इंसर्शन आप चेक करोगे कैसे, आप जो टिप है उसे नोज़ पे रखोगे, टिप ऑफ नोज़ टू ईयर, पहला स्टेप नोज़ पे रखा, फिर ईयर पे रखा, और फिर नीचे लाके आपने क्या करना है, ज़ीफ़ी स्टर्नम के ऊपर रख देना, ठीक है। ज़ीफर्ड जो प्रोसेस है आपने उसके ऊपर रखना है, और ज़ीफर्ड प्रोसेस के ऊपर जहाँ पे आके एंड होगी वहाँ तक आपने एनजी को पकड़ के रखना है, ये सारा पार्ट जो है ये अंदर जाएगा, ठीक है। ये वो पोर्शन है जिसको आपने स्टमक के अंदर सारे को इंसर्ट करना है। ये हमने चेक कर लिया लेंथ को। आगे जब आप ने क्या करना है, सबसे पहले आपने लुब्रिकेट किया, लुब्रिकेंट मस्ट बी वाटर सोल्यूबल, ऐसा होना चाहिए जो वाटर सोल्यूबल टाइप का, जो कि डाइजेस्ट हो जाए और डिसॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद है मे यूज़ टॉपिकल एनेस्थीसिया इफ़ अवेलेबल, आप टॉपिकल एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो। फिर आपने क्या करना है, आपने ट्यूब को कॉइल करके रोल करके शेप में ले आना है, आपने इस तरीके से शेप इनटू कर्व। आपने क्या करना है, जैसे ये एनजी ट्यूब है तो हमें इसे इस तरीके से, जो इंसर्ट करने वाली साइड है उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से कर्व बना लेते हैं, ताकि जब हम एनजी इंसर्ट करें तो फंसी हम ऐसे डाउनवर्ड करते हैं, जब हम नोज में जब हम इंसर्ट करते हैं तो हम ऐसे करके शेप बना लेते हैं कि जैसे ही पीछे नेजल वॉल नोज में से गुजर के जैसे ही नेजल वॉल पे टच होती है तो वो फ़ौरन से हम अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं और वो नीचे चली जाती है पैसेज में, ठीक है। हैव पेशेंट होल्ड वाटर एंड स्ट्रॉ टू माउथ, पेशेंट को आपने क्या कहना है कि वो अपने हाथ में पानी और स्ट्रॉ अपने हाथ में पकड़ के रखें, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है कि जब आप पेशेंट को कहते हो, जब एनजी पास करते हो, जब पेशेंट कॉन्शियस होता है तो आप उसे क्या कहते हो, नीलम तुम्हारी तरफ ही कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें आवाज़ भी नहीं आ रही है और तुम्हारी वीडियो भी बार बार स्टक हो रही है, तो तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, बाकी सबको आवाज़ आ रही है तो इसलिए रिप्लाई कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अपने नेट को देखो और अपने मोबाइल को चेक करो, या जहाँ भी आप लेक्चर ले रही हो उसको चेक करो, उसमें प्रॉब्लम है। क्या किया आपने, चलो हम यहीं से प्रोसीजर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ सिप लें, आप पेशेंट को कहते हो सिप लें, घूंट भरें घूंट भरें, हाँ हबीबा ने बिल्कुल सही कहा, हम कहते हैं घूंट भरें, तो वो जैसे जैसे घूंट लेता है ना, जैसे जैसे पेशेंट घूंट लेता है तो उससे क्या होता है कि ऑटो रिफ्लेक्स से एनजी जो है वो अंदर जाना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे पेशेंट घूंट लेता है तो एनजी अंदर मूव होती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे अंदर जाती है वैसे वैसे ही एनजी अपनी साइड पे मूव करती रहती है, अपनी जगह को छोड़ के आगे चली जाती है। एक दफ़ा हम रिवाइज कर लें पीछे वाला। इक्विपमेंट्स हमें इसके लिए क्या चाहिए थे, द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नीडेड फॉर एनजी इंट्यूबेशन है, सबसे पहले एनजी ट्यूब चाहिए, अडल्ट के लिए 16 to 18 की होगी। फिर उसके बाद क्या है, एनजी ट्यूब चाहिए होगी। अच्छा, इसके अलावा लिडोकिन जेल चाहिए जिसे हम जाइलोकिन भी कहते हैं। इसके अलावा क्या होगा, ओरल एनाल्जेसिक स्प्रे, अगर कोई पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है और वो बहुत पेन फील कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। 10 ml की सिरिंज चाहिए और ग्लास ऑफ वाटर चाहिए विद स्ट्रॉ, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट चाहिए, और इसके अलावा टोमी सिरिंज चाहिए 60 ml की, और टेप चाहिए, ठीक है। ये इक्विपमेंट्स हैं।
जब आप एनजी इंसर्ट करने लगे तो आपने सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको क्या कहा, किन पेशेंट्स को हमने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है, क्या कहा था मैंने? प्रोसीजर हम किस किस को एक्सप्लेन करते हैं, किस किस पेशेंट को, याद है किसी को? अच्छा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर हो गया। पेशेंट की पोजीशन आपने क्या कर रखनी है, हाई फॉलोअर पे रखनी है अगर अलर्ट है तो फिर आपने साथ क्या करना है कि एक ड्रैप शीट पेशेंट की, जैसे ये पिक्चर में शो हो रहा है, पेशेंट की चेस्ट पे शोल्डर पे डाल देंगे, एमएसिस बेसन अपने करीब रखेंगे और वाटर और स्ट्रॉ हम करीब रखेंगे। एनजी ट्यूब जब आप इंसर्ट करने लगे हो तो आपने चेक करना है नोज़ को पोटेंसी के लिए कि नोज़ जो है वो पेटेंट है या नहीं। फिर आपने क्या करना है, कॉन्शियस, अच्छा, फिर आपने सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ट्यूब साइज़। हो गया, ट्यूब को आपने एनजी पास करने से पहले आपने साइज़ असेस करना है कि कितनी एनजी अंदर जाएगी, दोनों को, कॉन्शियस को और अनकॉन्शियस को। ठीक है, ठीक है। जूलियस, वो कैसे, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को कैसे? हम्म, और अभी बस सिर्फ कॉन्शियस को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, क्या वजह? जूलियस, बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, आगे चलते हैं साथ ही। जब भी आपने एनजी पास करनी है तो आपने उसकी लेंथ ज़रूर असेस करनी है कि एनजी पास कहाँ, कितनी लेंथ में अंदर इंसर्ट होगी। जैसे कि सपोज इसके लिए आपका प्रोसीजर ये होगा कि आपने नोज़ पे रखनी है, नोज़ के साथ ईयर लोब पे रखनी है, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड, आपने लेंथ में ले जाके उसको जो है इस उसको आपने कान पे रखना है और कान के साथ हम ज़ेफर्ड स्टर्नम पे रखेंगे। ठीक है, अब एक ही वही होंगे, नहीं सरफेसल हैं। जूलियस, सरफेसल कहाँ से आगे बीच में? जूलियस किस बात का जवाब दे रहे हो? अच्छा, मुझे ये बताओ, बाकी सब किधर हो? सादिया, सिद्रा, इफ़रा, अभी सब लोग ऑनलाइन थे, सहर। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको क्रिटिकली इल पेशेंट की केयर बताई थी तो मैंने उसमें आप लोगों को क्या बताया था कि आपने पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन किस पेशेंट को हम करते हैं और किसको नहीं करते, याद है किसी को कुछ? मैंने जो लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाया है मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट, उसमें पेशेंट का माउथ वॉश करवाना था, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी थी, एएम पीएम केयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चाहे पेशेंट कॉन्शियस है चाहे अनकॉन्शियस है, आपने प्रोसीजर सबको एक्सप्लेन करना है। आपने कोमा के पेशेंट को भी ये समझना है, यही कंसीडर करना है कि वो कॉन्शियस है और वो हमारी बात को सुन रहा है और समझ रहा है। ठीक है, ठीक है। सिद्रा, पहले क्यों नहीं जवाब दिया इतनी देर से? ठीक बता रही हो तो मैं, इसका मतलब है कि आप लोग लेक्चर ध्यान से नहीं सुनते हो। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आप इस तरह के जवाब ना दो और खामोश ना बैठो। अब ये बात याद रखनी है, ये सर फैसल ने बताया या नहीं बताया। जूलियस, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पेशेंट चाहे कॉन्शियस हो, चाहे पेशेंट कॉन्शियस या ना हो, आपने पेशेंट को प्रोसीजर ज़रूर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला था कि जब हमने लुब्रिकेट करना है तो क्या करना है, लुब्रिकेंट मस्ट बी वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। मे यूज़ टॉपिकल एनेस्थीसिया इफ़ अवेलेबल, आप टॉपिकल एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हो अगर कोई अवेलेबल है तो। आपने जो ट्यूब है उसको कॉल करना है टू शेप इनटू कर्व, आपने कर्व में उसको वो कर लेना है, शेप दे लेनी है। पेशेंट होल्ड वाटर एंड स्ट्रॉ टू माउथ, पेशेंट के पास होना चाहिए पानी और स्ट्रॉ, ताकि जैसे जैसे पेशेंट घूंट भरे तो एनजी आगे को मूव होती जाए। ठीक है, अच्छा, जब आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो अलोंग फ्लोर ऑफ नोज होना चाहिए। ठीक है, नोज़ के फ्लोर के साथ साथ चले, स्ट्रेट बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। एडवांस करना है एंटिल रेजिस्टेंस फेल्ट, आपने अंदर मूव करते रहना है। जैसे आप नोज से एनजी पास कर रहे हो तो आप अंदर आगे आगे मूव करते रहते, जैसे ही रेजिस्टेंस फील होती है तो आप स्टॉप कर जाते हो। रेजिस्टेंस का होगी नेजो फेरिंग्स पे, यानी कि ये वाला पार्ट सारा जो मैंने ये बताया है आपको, ये नोज़ का हो गया और ये नीचे वाला, ये जो पिछली वॉल है ये फेरिंग्स है। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर में भी देख सकते
सकते हो नोज से एनजी स्टार्ट हुई है और ये पीछे फेरेंक्स तक जाएगी, और जैसे ही रेजिस्टेंस फील होगी ये इसने कर्व बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो ये कर्व है, ठीक है। जैसे ही ये सारा पार्ट नोज में चला जाएगा तो उसके बाद इसने क्या करना है कि उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देना, तो वो एकदम से नीचे फेरेंक्स में चला जाएगा, ठीक है। जब आप एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि पेशेंट को कहना है कि वो स्वॉलो करे सिप्स ऑफ वाटर को, और जो फ्लेक्स है नेक वो स्लाइटली नेक को फ्लेक्स करना शुरू कर दे, ठीक है। आपने एनजी इंसर्ट करना शुरू कर दिया, उसने सिप्स लेना शुरू कर दिया, जैसे जैसे वो सिप्स लेगा और जैसे जैसे एनजी पीछे जाएगी तो आपने उसे कहना फ्लेक्स करे और वो डाउनवर्ड ऐसा ऐसा करना शुरू कर देगा। आप पेशेंट swallows एडवांस ट्यूब इनटू एंड डाउन एसोफेगस, जैसे ही पेशेंट swallow करेगा आपने ट्यूब को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और डाउन कर देना है एसोफेगस में, ठीक है। अब ये देखें ये सिप ऑफ वाटर ले रहा है, ये लाइव केस है, सिप ऑफ वाटर ले रहा है, जैसे जैसे ये सिप लेगा वैसे वैसे एनजी जो है वो हम अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। जब आप एनजी इंसर्ट करो तो अगर एक्सेसिव चोकिंग हो या गैगिंग हो, कफिंग हो, चेंज इन वॉइस हो या कंडेंसेशन हो इनसाइड द ट्यूब, तो ये क्या है इंडिकेट करेगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेसमेंट इन ट्रेकिया है, ठीक है। आपको कैसे पता लगता है कि पेशेंट एनजी जो है वो ट्रेकिया में है, वो बबल बनने वाली थ्योरी तो बाद की बात है। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को चौक होना शुरू हो जाए, सांस नहीं आ रहा और आंखों में पानी आ गया और पेशेंट बहुत इरिटेट है, या पेशेंट को जो है वो गैग रिफ्लेक्स हो रहा है और कफिंग हो रही है और वॉइस भी चेंज हो गई है, तो आपने, और इसके अलावा कंडेंसेशन है इनसाइड द ट्यूब, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो थिक मटेरियल आ गया है, स्क्रीशन आ गई है ट्यूब के अंदर, तो आपने क्या करना है, ये इंडिकेट करता है कि एनजी जो है वो ट्रेकिया में, द ट्यूब शुड बी विदड्रॉ, आपने उसी टाइम ही ट्यूब को बाहर निकाल लेना, ठीक है। अगर आपने जब आपने एनजी ट्यूब पास कर दी है तो एक वक्त है कि आपने उसे कंफर्म भी करना है, तो कंफर्म आप कैसे करोगे? जब आपने एनजी पास कर दिया तो आपने चेक करना है, तो आप कैसे करोगे? आप कैसे करोगे कि आपने एक्सरे जो है, सबसे पहला जो इंडिकेशन है आप एक्सरे करवाते हो, दूसरे में एयर इंजेक्ट करते हो, ठीक है। आपने जब एनजी प्रॉपर प्लेस पे डाल दी है, अब आपने कंफर्मेशन करनी है, तो मोस्ट रिलायबल है इफ द ट्यूब इज रेडियो ओपेक, अगर रेडियो ओपेक है तो मोस्ट रिलायबल है एक्सरे। अगर आपने रेडियो ओपेक डाई डाला हुआ है या फिर वही ऑलरेडी रेडियो ओपेक है, तो वो एक्सरे के अंदर अपनी पोजीशन में आ जाएगी, स्टमक में कहाँ पे पड़ी हुई है। इसके लिए रिक्वायर्स ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन, आपको फिजिशियन से ऑर्डर लेना लाजमी होता है, इसलिए हर एक्सरे के बाद हम हर एनजी पास करने के बाद हम एक्सरे करवाते हैं ताकि हम एनजी की पोजीशन देख सकें। फिर इसके अलावा एयर इंजेक्ट करके देखते हैं, 60 सीसी की आप इसके लिए कैथेटर सिरिंज लेते हैं और क्या करते हैं कि आप प्लेस करते हैं स्टेथोस्कोप ओवर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, आप रख लेते हो स्टेथोस्कोप को ऑफ द एब्डोमेन, फिर उसके बाद आप क्या करते हो एयर इंजेक्ट करते हो इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब, जैसे कि हम रूटीन में करते भी हैं और आपको पता भी है, जैसे कि ये इस पिक्चर में शो हो रहा है। एनजी को भी टाई नहीं किया, एनजी इधर पोजीशन में है और स्टेथ जो है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में रखा हुआ है और 60 ml की सिरिंज एक पूरी फिल की हुई है। तो जैसे ही वो कहेगा पुश, तो एकदम से एयर को पुश करेंगे जैसे आप लोग भी करते हो, तो क्या होगा, हाँ ठीक है स्टेप से करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो एयर पुश करेगा तो सुश करके साउंड आएगी, तो वो बताएगी कि एनजी जो है वो प्रॉपर अपने प्लेस में है। इंजेक्ट एयर इनटू ल्यूमेन और नोट ब्लू पिक्टेल, आप ल्यूमेन पे लगाओगे, वो जो मैंने स्टार्ट में आपको पिक्चर में एक एनजी ट्यूब की पिक्चर दिखाई थी कि पिक्टेल में पिक्टेल होती है, पिक्टेल में नहीं करेंगे, लिसन फॉर स्विश साउंड, स्विश स्विश साउंड आएगा, ठीक है। जब आपने, जैसे कि आपने पिक्चर में देख लिया, इसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने एनजी प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए हम एस्पिरेट भी देखते हैं, ठीक है। एस्पिरेट स्टमक कंटेंट हम देखते हैं 60 सीसी कैथेटर के साथ, टिप के साथ, और पुल बैक करते हैं टू चेक फॉर गैस्ट्रिक एस्पिरेट और
ब्लड एक्सक्रीशन हम चेक करते हैं। दूसरा हम पीएच भी टेस्ट करते हैं गैस्ट्रिक एस्पिरेट की। जब हम पीएच टेस्ट करते हैं तो हमें उससे पता लग जाता है, जैसे कि लेस देन 4 पीएच जो है वो होती है 95% चांस है कि टिप जो है वो स्टमक में है। अगर 4 से कम पीएच हो तो लेस देन 4 हो तो 95% चांसेस हैं कि टिप स्टमक में है। मोर देन 6 हो तो इसका मतलब है कि मे बी इन लंग और प्लूरल स्पेस है, कुड बी इन स्टमक इफ पेशेंट टेक्स एंटासिड्स और सम मेडिकेशंस। ठीक है। अगर मोर देन 6 है तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो ऑलरेडी कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से 6 मोर देन 6 हो तो हो सकता है स्टमक के अंदर ही हो, लेकिन हमारे पास पीएच इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि पेशेंट मेडिसिन लेता है ऑलरेडी, कोई एंटासिड्स वगैरह या कुछ स्पेशल मेडिकेशन। और इसके अलावा एक और इंडिकेशन हो सकती है कि वो या तो लंग्स में है या प्लूरल कैविटी में है। ठीक है। अच्छा, आपने अब सिक्योर करना है ट्यूब को। आप एनजी पास तो कर चुके हो, अब आपने सिक्योर करना। उसके लिए आप क्या करोगे, पेशेंट की नोज का सिक्योर करने के लिए टेप टू द नोज एंड कॉइल अराउंड द ट्यूब। आपने सबसे पहले टेप के ऊपर कॉइल कर लिया, उसके बाद एक पॉइंट को छोड़ दिया और वो पेशेंट की नोज के ऊपर ऐसे लगा दिया। जब वो नोज पे लग गया तो उसके बाद दो टेप उसके ऊपर भी लगा दी। ठीक है। टेप के ऊपर कॉइल करके आपने नोज पे लगा दी और उसके ऊपर भी दो टेप इस तरीके से लगा दी। अवॉइड प्रेशर टू द नोज नेरेज, आपने नोज के ऊपर जो नेजल दोनों साइड्स की जो वो है निरेज हैं, आपने उसके ऊपर क्या करना है कि प्रेशर नहीं डालना। सिक्योर टू पेशेंट्स क्लोथिंग नियर शोल्डर एरिया, आपने क्या करना है कि वो जो ट्यूबिंग है उसको आपने क्या करना है इस तरीके से लूप बना के और शोल्डर के ऊपर आपने लगा देना है। तो जब इस तरह से लूप बना होगा, पेशेंट इधर को मुंह करेगा या उधर को मुंह करेगा तो लूप की वजह से एनजी खिंचेगी नहीं। बेसिकली जो लूप होता है वो क्या करता है कि वो हम एक्स्ट्रा ट्यूब छोड़ देते हैं कि पेशेंट को किसी किस्म का प्रेशर फील ना हो और वो पुश ना हो। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, एक्सेसिव कफ आ सकती है, मोशन अगर अगर पेशेंट एक्सेसिव कफिंग करे या मोशन करे, मूव शूट करे या गैग में एग्रीवेट द फॉलोइंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो बढ़ा सकती हैं किन चीज़ों को, किस प्रॉब्लम को इंक्रीज़ कर सकती हैं। एक तो नेक इंजरी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग नेक वुंड हो सकता है और इसके अलावा ट्यूब मिसप्लेसमेंट हो सकती है। नेक इंजरी कैसे होगी, नेक इंजरी जो है रिस्क फॉर सी स्पाइन इंजरी यानी कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो सकती है। ठीक है। और अगला क्या है, पेनिट्रेटिंग नेक वुंड हो सकता है जो कि इंक्रीज कर देगा हेमरेज को, क्योंकि जब हम पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, कफ कर रहा है और हम एनजी पास कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो एनजी है उसे थोड़ा सा फ्रीज करके रख दे, फ्रीज करने ठंडी करने रख देते हैं ताकि थोड़ी सी हार्ड हो जाए और वो प्रॉपर अपनी प्लेस में जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में भी एनजी जो है वो इंजरी करवा सकती है। इसके अलावा ट्यूब अपनी जगह से मूव भी कर सकती है, मिसप्लेस भी हो सकती है। जब मिसप्लेस होगी तो कहाँ जा सकती है, पल्मोनरी कैविटी में, पल्मोनरी एरिया में, जैसे कि लंग्स में, ट्रेकिया में या इसके अलावा जो है वो प्लूरल कैविटी में, प्लूरल स्पेस में। ट्यूब मिसप्लेस होगी तो कहाँ जाएगी, ये सारी ट्यूब है, आप देख सकते हो। अब स्टमक जो है वो इतना दूर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये अपनी जगह से मूव होके मिसप्लेस होके ट्रेकिया में चली गई है, ये और लंग्स में। पेनिट्रेटिंग नेक वुंड कैसे हो सकता है, एनजी नोज में पास करते हुए पेशेंट ने पुश किया और वह नेक से बाहर आ गई। और नेक इंजरी है सर्वाइकल की, आप देख सकते हो सर्विक्स की, सर्वाइकल कैविटी, सर्वाइकल जो हमारे वर्टिब्रास हैं ये इनकी नेक इंजरी हुई है। कोई क्वेश्चन है, एंड हो गया है, एनी क्वेश्चन। आप लोगों को समझ आ गई है, लेक्चर में कोई भी बात जो आपको मुश्किल लगी हो या समझ ना आई हो, समझने में थोड़ा मुश्किल हो।
क्या जूलियस, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा से बताओ। जूलियस ने क्या पूछा? लैब्स में हम, आपने देखा है, लैब्स में हम देखते हैं पीएच, लिटमस पेपर आपने देखा होगा, हम उसके साथ पीएच का लेवल चेक करते हैं। अगर लेस देन 4 हो तो लिटमस पेपर से तो हम घर में भी देख सकते हैं पीएच, लेकिन हम लैब में भिजवाते हैं और वो चेक करते हैं पीएच। हाँ, पीएच हम चेक करते हैं। पीएच के लिए अगर लेस देन 4 हो तो स्टमक में है, अगर मोर देन 6 हो तो लंग्स में भी हो सकती है, प्लूरल कैविटी में भी हो सकती है, ट्रेकिया में भी हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोग एंटासिड्स लेते हैं, एसिड्स की क्वांटिटी उसमें कम होती है, एंटासिड्स की वजह से वो फिर उनकी पीएच जो है वो मोर देन 6 आती है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? रोनाल्ड आज ऑनलाइन नहीं है, रोनाल्ड किधर है? अच्छा, और कोई बात जिसको ना समझ आई हो? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो, इसको रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद फिर देखते हैं दोबारा से। कोई इशू? कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हो, अभी हमारे पास 15 मिनट्स है। लास्ट स्लाइड्स में से आप लोग देखो, आप लोग स्लाइड को मूव कर सकते हो? हाँ जी, इफ्रा। इफ्रा का एक भी मैसेज नहीं आया, बस एक ही आया, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। ये देखो अम्मा को कितना प्यारा तैयार करके रेडी कर बिठाया हुआ। कितना अच्छा तैयार हुई है अम्मा।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। पेशेंट को किस तरीके से नीट क्लीन बिठाया हुआ है, टेपिंग हुई हुई है, पेशेंट की एनजी सिक्योर की हुई है। इसमें मैंने आपको लूप बनाने का इसलिए कहा था कि अगर आप एनजी के लूप बना देते हो इस तरीके से, एनजी को थोड़ा सा लूज छोड़ के शोल्डर के साथ या ड्रेस के साथ अगर उसको पेस्ट कर देते हो, ड्राई टेप कर देते हो, तो उससे ये होगा कि एनजी जो है वो एक तो सिक्योर रहेगी, दूसरा ये कि अगर पेशेंट भी मूव करता है तो प्रेशर नहीं पड़ेगा नोज़ के ऊपर। और दूसरा ये कि अगर आप टेप अच्छे तरीके से कर देते हो और क्रीप करते हो, तो जो ड्रेनेज बैग है वो ड्रेनेज बैग जो हमने अटैच किया होता है एस्पायरेशन के लिए, या फिर हमने जो है वो इसके अलावा हम गैस्ट्रिक लवाज वगैरह कर रहे हैं, तो वो फिर जब पेशेंट मूव करता है या हम एक बेड से दूसरी तरफ जब मूव करते हैं तो उसमें एनजी का अपनी जगह से पुल होने के चांसेस कम हैं, इंजरी के चांसेस कम हैं और पेशेंट जो है वो इरिटेट नहीं होता। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई पेशेंट जिसकी एनजी जो है वो फोर्सफुली पुल हो जाती है, अपनी जगह से निकल आती है बाहर और फोर्स साथ इस तरह से, तो वो पूरी नेज़ल पैसेज को भी इंजरी करेगा और फेरिंक्स लेरिंक्स को भी। ठीक है, अब जैसे टेस्ट ट्यूब के लिए अच्छा, सबसे पहले हमने देखा था, मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि एनजी ट्यूब क्या है, नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन है। पिक्टेल का एक जगह मैंने ज़िक्र किया था, ये ब्लू वाली साइड को पिक्टेल कहा जाता है। ठीक है, ट्यूब इंडिकेशन हमने पढ़ा था, एस्पायरेट के लिए डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक असेसमेंट, जीआई ब्लीड के लिए डिटरमिन हमने करना है गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट को। इसके अलावा जब हमने एनजी ट्यूब के इंडिकेशंस में हमने पढ़ा था, अगर पैरालिटिक एरियाज को ट्रीट करना है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, रिकरेंट वॉमिटिंग है लाइक ट्रॉमा और ओवरडोज की वजह से। एनजी की कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने पढ़ी थी, एसोफेजियल स्ट्रक्चर की ना हो, स्ट्रक्चर हो तब नहीं करना, अल्कला इंजेक्शन है, एसोफेजियल बर्न है, कोमा का पेशेंट है तब भी हम नहीं करेंगे, ट्रॉमा हो पेशेंट को, सर्वाइकल को उसका सर्वाइकल वर्टिब्रा का इंट्राक्रेनियल ब्लीड करे और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हो और फ्रेंजियल या नेजल या गैस्ट्रिक इन तीनों में से कोई भी सर्जरी की हो तब भी नहीं करेंगे। इक्विपमेंट्स में क्या था, फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नीडेड फॉर एनजी इंट्यूबेशन। क्या क्या था, एनजी ट्यूब चाहिए, विस्कोस लिडोकेन चाहिए और ओरल एनाल्जेसिक चाहिए, सिरिंज चाहिए 10 ml की और ग्लास ऑफ वाटर चाहिए विथ स्ट्रॉ चाहिए, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट चाहिए, टूमी सिरिंज चाहिए और टेप चाहिए। इक्विपमेंट्स आप देख सकते हो। इंसर्टिंग एनजी ट्यूब में क्या है, एक्सप्लेन प्रोसीजर है, पोजीशन पेशेंट है, आपने इसके साथ क्या करना है, हाई फॉलोअर रखना है पेशेंट को, अगर अलर्ट है तो ड्रैप शीट डालनी है, एमिसिस बेसन देना है, वाटर और स्ट्रॉ देना है पेशेंट को, ट्यूब इंसर्ट करनी है। आपने उससे पहले नोज़ को नेज़ल पैसेज को जितना भी नेज़ल एरिया है उसको असेस करना है प्रेगनेंसी के लिए, और साथ में आपने अप्रोप्रिएट ट्यूब का साइज़ लेना है, डिटरमिन करना है लेंथ ऑफ इंसर्शन को। ठीक है, और टिप ऑफ द कैसे आप करोगे साइज़ को, सबसे पहले टिप ऑफ नोज़ पे रखोगे, फिर ईयर लोब पे रखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, जीपर प्रोसेस पे रखोगे और ट्यूब को मार्क कर दोगे। लुब्रिकेट करना है ट्यूब को, तो कैसे करोगे, लुब्रिकेंट मस्ट बी वाटर soluble, may use topical anesthetic if available, coil tube to shape it into curve, have patient hold water और straw to mouth होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सब लोग लेक्चर में हो ना, सब लोग मुझे ये बताओ कि जो एनजी ट्यूब इंसर्शन है ये कौन सा प्रोसीजर है, स्टेराइल है, क्लीन है या डर्टी प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसीजर है ये, जल्दी से रिप्लाई करो सब लोग।
ट्यूब इंसर्ट करनी है जब हमने अलोंग द फ्लोर जाना है, स्ट्रेट बैक होनी चाहिए, एडवांस अंटिल रेजिस्टेंस फेल्ट। आपने एंटर करते जाना जब तक रेजिस्टेंस ना फील हो। आस्क पेशेंट टू swallow सिप ऑफ वाटर और फ्लेक्स नेक स्लाइटली, तो साथ साथ नेक को नीचे करता जाए और पेशेंट swallow करेगा घूंट को जैसे जैसे, तो साथ साथ हम ट्यूब को इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है। इंसर्ट करते हुए ट्यूब आपने क्या ख्याल रखना है कि अगर आपको ट्यूब इंसर्ट करते हुए पेशेंट चोकिंग, गैगिंग, ठीक है, कफिंग में या चेंज इन वॉइस या कंडेंसेशन में लगे, क्लीन है, ठीक है सिद्रा, और बाकी लोग क्लीन है, और बाकी लोग ट्यूब शुड बी विथड्रॉ। आपने जैसे ही आपको लगे कि ट्रेकिया में है तो आपने ट्यूब को निकाल लेना है। कैसे कंफर्म करते हो? एक्सरे के साथ एयर इंजेक्ट करके और इसके अलावा एस्पिरेट करके स्टमक को, पीएच को असेस करके, एस्पिरेट करके। ठीक है, ये 3-4 प्रोसीजर हैं जिनसे हम असेस कर सकते हैं कि एनजी अपनी प्रॉपर प्लेस में है या नहीं। और बाकी लोग भी रिप्लाई करो, कौन सा प्रोसीजर है ये? क्लीन है, स्टेराइल है या डर्टी प्रोसीजर है? क्लीन कैसे है? स्टेराइल क्यों नहीं हो सकता? सिद्रा और आपदा, प्रोसीजर क्लीन कैसे है, स्टेराइल क्यों नहीं हो सकता? क्लीन है जूलियस, ठीक है, क्लीन कैसे है? बताओ जल्दी जल्दी। प्रोसीजर क्लीन कैसे है, स्टेराइल क्यों नहीं है? हम्म बताओ। जल्दी बताओ। और बाकी लोग किधर हैं? सादिया, नीलम, सहर, हबीबा, स्टेराइल प्रोसीजर है नीलम, वो कैसे? जल्दी जल्दी बोलो, स्टेराइल कैसे है? हबीबा, ये प्रोसीजर एनजी, एनजी ट्यूब पास करने का प्रोसीजर कौन सा है? स्टेराइल है, क्लीन है या डर्टी प्रोसीजर है? जल्दी जल्दी बताओ। हम्म कौन सा प्रोसीजर है बताओ। शाबाश। चलो ओके, हम लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब के लिए खुदा हाफिज़।